हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा के रीसेंट प्रोसेसिंग टाइम, रीसेंट जो अपडेट हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे, कैसा ट्रेंड चल रहा है, कौन से जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, कौन सी कैटेगरी है जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इन केस अगर आपकी इन दिनों रिफ्यूज़ल आई है तो कैसे आप अपनी रिफ्यूज़ल को चेक करें और क्या अगर आप दोबारा रीअप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो करंट ट्रेंड है या जो प्रोसेसिंग है तो वो कैसे डेमोग्राफिक को भी जो इनके फिल्टर हैं उसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल हैं, कौन कौन सी ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे वीज़ा ज़्यादा आ रहा है और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे वीज़ा कम आ रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझसे आप नीचे दिए गए नंबरों पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो होपफुली ये आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी होती है जैसे हर वीडियो में मैं आपको देता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट प्रोसेसिंग टाइम है क्या। अगर आज की बात यानी कि 27 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 107 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है इंडिया से। हो सकता है आप किसी और कंट्री में वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पे जो है ट्रेंड, जो प्रोसेसिंग टाइम है या ट्रेंड है वो वहाँ पे चेंज हो। अगर इंडिया की बात करें तो 107 दिनों का है। अगर पिछले महीने की बात करें तो अराउंड 110 दिनों का था, उससे पहले 115 120 दिनों का भी था, यानी कि जो लेट 2024 में था तो वहाँ पे काफ़ी जो प्रोसेसिंग टाइम था। तो अब ये नीचे की तरफ है यानी कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। इसका मतलब है कि जो IRCC है वो काम कर रहा है, जो बैकलॉग हैं आपकी फाइलें लगी हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जिन लोगों ने नवंबर के बाद में एप्लीकेशन को सबमिट किया उनका 15-20 दिनों में ही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि IRCC ये नहीं चाहता कि जो बैकलॉग है वो तो है ही है, तो नया बैकलॉग इकट्ठा ना हो। जो मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइल अपनी पहले नवंबर से पहले अप्लाई की थी बट उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। 1-2 दिन में हम उसे रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये भी देखने वाला होता है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मल्टीपल फैक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले कि आपने एप्लीकेशन कौन सी चूज़ की थी। आपने एज ए विजिटर वीज़ा वहाँ पे जाना चाहते हैं होटल बुकिंग पे, यहाँ आपके पास वहाँ पे इन्विटेशन था। अगर आपके पास इन्विटेशन था तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा आने की और जो प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है। दूसरे केस में अगर आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा चांस होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाए और आपकी अप्रूवल आ जाए। होता क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करते, आप जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे नहीं सबमिट करते, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिले भी होगा, वहाँ पे रिफ्यूज़ल भी आ सकते हैं और जो भी आपकी प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर पे अलग अलग जो है टाइप पे जो आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है। तो होपफुली इस पैरा को मैंने इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा, आपको समझ लगी होगी। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। दूसरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रेंड के बारे में कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे ज़्यादा वीज़ा का ट्रेंड है। तो मैं जो भी है इस वीडियो में हमारे अपने वीज़ास के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करूँ मैं टूरिस्ट वीज़ा की, यानी कि होटल बुकिंग पे जिन्होंने फ़ाइल लगाई थी, जिनका कनाडा में कोई नहीं था, कोई नॉन नहीं था और उन्होंने होटल बुकिंग पे ही फ़ाइल लगाई थी, तो इसमें हमारे पास 3 PPR आए हैं इस महीने और 4 रिफ्यूज़ल आई हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अब काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बंदा हर वीडियो में इतनी बात करता है कि हम कवर लेटर ये वो है ना, तो इनकी रिफ्यूज़ल कैसे आ सकती हैं। तो दोस्तों मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, हमारा काम है कि आपकी फ़ाइल को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि हमने जो हमारा प्रोसेस है वो इन 3 लोगों के लिए भी सेम किया था, 4 लोगों के लिए जिनकी रिफ्यूज़ल आई है उनके लिए भी हमने सेम ही प्रोसेस को फॉलो किया था। वीज़ा ऑफिसर देता है, हम नहीं देते। हमारा काम है फाइल को प्रेजेंट करना, फाइल को तैयार करना। और दूसरा, अगर आज की डेट में भी अगर हम जनवरी में भी तकरीबन 50% हमारी टूरिस्ट वीज़ा यानी कि होटल बुकिंग पे अप्रूवल है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे काफ़ी कंसल्टेंट हैं जिनके पास अभी तक कोई वीज़ा नहीं आया है टूरिस्ट वीज़ा में।
तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ, यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई इनविटेशन वाला आएगा तो उसके केस में हम ज़्यादा यहाँ पे जोर लगाते हैं, ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए सारे एक बराबर हैं। अगर मैं आपकी फ़ाइल को लूँगा तो आपकी फ़ाइल को अच्छी तरह प्रेजेंट करने की मैं आपको गारंटी भी दूंगा। तो यही हमारा सिनेरियो है। बट जो वीज़ा है वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे डॉक्यूमेंट दोगे तो मैं आपको वीज़ा दिला के ही यहाँ से भेजूँगा। दूसरे केस में उन लोगों के पास जिनके पास इन्विटेशन लेटर था, यानी कि जिनके पास वहाँ पे बेटा था, बेटी थी, कोई भाई था, बहन था, स्पाउस थी, है ना, तो ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इनविटेशन बेस पे अपनी फ़ाइल लगाई थी। तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट है। वहाँ पे हमें 6 वीज़ा अप्रूवल हुए थे और सिर्फ 2 यहाँ पे रिफ्यूज़ल आई थी। तो सेम है, जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम होता है। बट हाँ, जो रिफ्यूज़ल है या जो अप्रूवल है ये डिपेंड करती है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, आपके फाइनेंस कैसे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट कैसे हैं, आपके यहाँ पे कैसे टाइज हैं। तो अलग अलग तरह के कई तरह के फैक्टर होते हैं जिन पे वीज़ा अप्रूवल या रिफ्यूज़ल जो है वो डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो यहाँ पे एक और चीज़ थी कि ये नहीं कि ये अकेले 6 जो वीज़ा आए हैं ये वही हैं जिनके ब्लड रिलेटिव ने उन्हें इनवाइट किया था। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो वीज़ा भी हैं जिनको दोस्त ने इनवाइट किया था तो उन्हें भी वीज़ा मिले हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आपका जो वीज़ा आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे करंट दिनों में। क्योंकि फ़िलहाल जो है कनाडा का जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी कम है। बट अगर कम भी है बट आपने अप्लाई करना है तो कोशिश करें अच्छे तरीके से एक पूरी एप्लीकेशन यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंड कैसा है। तो एक चीज़ और है, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे ये असल में ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, होता क्या है कि आपकी जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तब हर किसी को होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि आपका यहाँ पे वीज़ा आएगा। हमारे मन में भी ये होता है कि हमारे पास जो भी आए उन्हें वीज़ा मिले। बट जब रिज़ल्ट आता है तो ये काफ़ी जो है एक दुख देने वाला एक टाइम होता है कि जहाँ पे हमें रिफ्यूज़ल आती है, क्योंकि काफ़ी सोर्सेस यहाँ पे आपके लगे होते हैं। आप कंसल्टेंट को भी पैसे देते हो, वीज़ा फ़ीस भी भरते हो, टाइम भी आप अपना यूज़ करते हो और काफ़ी वेट करते हो, और इनकेस उसके बाद रिफ्यूज़ल आए तो आपको दुख भी होता है और हमें भी दुख होता है। तो यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ भी हो, ये मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपनी फ़ाइल को इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपलोड करोगे, यानी कि मान लीजिए कि आपने फ़ाइल में तो फॉर्म में तो सब कुछ लिख दिया बट आपके जब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात आई तो आपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं किया। दूसरा, अगर आपने डॉक्यूमेंट को अटैच भी किया तो वहाँ पे कॉलम्स होते हैं हमारे पास अटैचमेंट के लिए, जो फाइल्स जहाँ पे हम अटैच करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि जहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करना था वहाँ पे अटैच किया ही नहीं, दूसरी जगह अटैच कर दिया, तो वहाँ पे भी रिफ्यूज़ल आती है। दूसरा, आपके टाइज कैसे हैं यहाँ पे होम कंट्री में। अगर छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी एज छोटी है तो आपको वीज़ा मिलने के कम चांस होंगे। अगर आपकी एज अच्छी है, मान लीजिए कि 45 साल से 60 साल के बीच में एज है और आपके पास यहाँ पे हर एक चीज़, आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपने दिया है, तो ज़्यादा चांस होंगे वीज़ा आने के। अगर आपकी एज छोटी है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको वीज़ा जो है वो मिलने के कम चांस होंगे। तो यहीं पे है, आप अगर इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल आई है इन दिनों, है ना, तो आप 3 चीज़ों पे ध्यान दें। सबसे पहले कि आपने डॉक्यूमेंट कैसे लगाए थे, फाइल को प्रेजेंट कैसे किया था। दूसरा, क्या आपके पास आपने सफिशेंट प्रूफ दिए थे कि जिससे ये साबित हो कि आप वापस अपनी होम कंट्री आओगे। और तीसरा ये है कि आपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं वो कैसे यहाँ पे प्रेजेंट किए थे, क्योंकि आजकल जो वीज़ा आ रहा है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे भी आ रहा है। जैसे यूके देता है स्टेटमेंट पे वीज़ा, है ना, कि अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो आपको वो वीज़ा दे देता है। सेम पैटर्न कनाडा का भी है, क्योंकि हमने ये अगर देखो होता क्या है कि हमारे पास रेगुलर फाइल चलती हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, पैटर्न क्या है। अगर आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपकी मैनेज स्टेटमेंट है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि आपको जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो अगर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को बात करें तो किस तरीके से
जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले यंगर एप्लीकेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी जो एज है वो 18 साल है, 18 साल से छोटी है, या 18 से 22 साल के 24 साल के बीच में है, यानी कि आपने जस्ट अभी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, कॉलेज को कंप्लीट किया है, आप यहाँ पे कहीं जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, आपकी जो है वीक टाइस हैं अपनी होम कंट्री में। दूसरा, आपके पास किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो बार बार चेक की जाएगी, और बार बार जब चेक करते हैं तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती नज़र आए और वो आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ करें। तो यंगर जो एप्लीकेंट है वहाँ पे ज़्यादा रिफ्यूज़ल चांसेस है। अगर मैं फैमिलीज़ की बात करूँ, देखो दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक हस्बैंड एक वाइफ है और दोनों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है दूसरे देशों में घूमने का, उनके पास अच्छी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके पास यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, फाइनेंस के डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, तो उन्हें जो है अप्रूवल मिलने के ज़्यादा चांस हैं। दूसरी तरफ इन केस मान लीजिए कि आप एज ए फैमिली अप्लाई करते हैं और आपने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया, आपके जो फाइनेंस डॉक्यूमेंट हैं वो ठीक ठाक हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट भी ठीक ठाक हैं, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांस हैं। तीसरा, इन केस मान लीजिए कि आप एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं, यानी कि आपके पास अच्छे देशों में से यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों जैसी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो यहाँ पे आपके ज़्यादा चांस होंगे अप्रूवल आने के। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को क्या चाहिए, उसे सिर्फ ये चाहिए कि आप टाइम से अपनी होम कंट्री वापस चले जाएं। दूसरा, आप यहाँ पे आके कोई भी रूल ब्रेक ना करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो वो रिफ्लेक्ट यही करती है कि ये बंदा टाइम से वापस जाता है, कोई रूल ब्रेक नहीं करता, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा चांस होंगे वीज़ा आने के। तो ये भी फैक्टर हैं जिन लोगों की रिफ्यूज़ल आई है, तो हो सकता है कि वो इन तीनों जो फैक्टर हैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल को अगर रखें तो शायद उन्हें आसानी होगी उनके रिफ्यूज़ल को जानने में या उनके रीज़न को जानने में। तो ये वीडियो थी आज की, जहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ट्रेंड कैसा है, प्रोसेसिंग टाइम कैसे है, कैसे जो मल्टीपल इनकी फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर हैं, उस पे भी जो वीज़ा है वो अब अप्रूवल या डिसअप्रूवल आ रही है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इन केस अगर आपको मेरा कोई इसमें जो मैंने टॉपिक आपको समझाए वहाँ पे कोई आपका डाउट है, या मेरी जो बात समझ नहीं आई, या कोई ऐसा यहाँ पे पैराग्राफ था, ऐसा कोई वीडियो का पार्ट था जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारा टाइम है वो 11 से 5 बजे तक है। आप 11 से 5 बजे तक हमें व्हाट्सएप करोगे तो हम ज़रूर आपका वहाँ पे जवाब देंगे। इन केस अगर आप उसके बाद आप मुझे मैसेज करते हो तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वर्किंग डे का। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, तो कोशिश करें आप मंडे टू फ्राइडे मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।